जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है बीए पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे आपके बीबीएम कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कि बीबीएमक्यू का जो सेमेस्टर 1 है, यानी कि बीए या आप बात करो यूजी सेमेस्टर 1 है। तो सेमेस्टर 1 आप देख सकते हो सेशन का मैं बात करूं तो 22 से 26 का मैं बात कर रहा हूं। तो बीए सेमेस्टर 1 के सेशन 2022 से 26 का जो अभी एग्जाम चल रहा है, तो इस एग्जाम के लिए विद्या गैस का हम लोग पूरा का पूरा A1 सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका पेपर है, इस अंडरस्टैंडिंग इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस आपके विद्या गैस में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। यानी कि सॉल्यूशन तो देखना है, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कहा जा रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो लंबा ना बने इसलिए हम लोग क्या करेंगे वीडियो को 4 से 5 पार्ट में लेंगे, यानी कि 4 से 5 पार्ट में पूरा का पूरा हम लोग लेंगे। और जिससे आपका क्या होगा, सारा का सारा क्वेश्चंस का क्या होगा समाधान हो जाएगा और आप आसानी से क्या कर पाओगे, रट पाओगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार अगर आपने बीए पाठशाला में, किसका बात कर रहा हूँ, बीए पाठशाला का चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आपके यूनिवर्सिटी से आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेगी। साथ साथ में आपके सेमेस्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी विद्या गैस है, उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा और जिससे आप अपना नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, कि भारत की स्थिति एवं विस्तार तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का विवेचना करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के भारत की स्थिति के बारे में और उसके विस्तार के बारे में कि भारत का विस्तार कैसा है और उसके जो पड़ोसी देश के साथ जो सीमाएं हैं भारत का, उसके बारे में क्या करना है आपको बताना है, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, आप उत्तर देख सकते हो कि भारत दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर की शीर्ष पर अवस्थित है। आपको पता होगा कि भारत जो है वो हिंद महासागर के कहाँ पे शीर्ष पर अवस्थित है। पूर्वी गोलार्ध में भारत की केंद्र स्थिति है। आप पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका ग्लोब है। ग्लोब को 2 भागों में बांटती है इक्वेटर। इधर का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो पूर्वी गोलार्ध है आपका, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये साइड, इस साइड है ना, तो ये साइड क्या है, पूर्वी गोलार्ध में भारत की केंद्र स्थिति है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यानी कि अगर आप भारत की स्थिति देखोगे पूरे के पूरे ग्लोब में, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश हम लोग क्या करेंगे, आएंगे तो भारत मिलेगा। और साथ साथ में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, अगर हम लोग उससे जाएंगे तो भारत की स्थिति जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको याद कर लेना है कि स्थिति क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और साथ में जो उत्तरी अक्षांश है वहां पे कितना, 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। लेकिन भारत का दक्षिणतम भूमि छोर बंगाल की खाड़ी में विस्तृत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण छोर पर स्थित है। साथ में क्या कहा है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि जो दक्षिणतम भाग है, जैसे कि आप लोग बोलोगे दक्षिणतम भाग ये वाला जहां पे आपको श्रीलंका की छवि दिखती है, तो ये कहा है, क्या कहा है देख सकते हो। लेकिन भारत की दक्षिणतम भूमि, ये जो दक्षिणतम भूमि का छोर है वो बंगाल की खाड़ी में विस्तृत, यानी कि इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी विस्तृत और बंगाल की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको क्या मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, है ना, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबारी द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, इंदिरा पॉइंट कहेंगे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में आपको इधर क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो आप बोलोगे, मैं क्या बोलूंगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उस पर आपको एक दक्षिणतम छोर देखने के लिए मिलेगा और उस दक्षिणतम छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर का नाम बताइए, तो क्या है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहां पे, 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यही कारण है कि हमारे देश का अक्षांशीय
विस्तार 6 डिग्री 30 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का माना जाता है। यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी जो अक्षांश विस्तार वो कितना है आप देख सकते हो, 6 डिग्री 30 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक माना जाता है। वास्तव में भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ना होकर इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, लोगों को क्या लगता है कि अगर ऐसे आप भारत को देखोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इधर कन्याकुमारी देखने के लिए मिलेगा। तो ये कन्याकुमारी ना होकर क्या है, हमारा इंदिरा पॉइंट जो है माना जाता है। आगे देख सकते हो, बात करें आगे तो देख सकते हो क्या है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है तथा भारत को दो भागों में क्या करती है, दो भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है, विभाजित करती है। यह कर्क रेखा भारत तथा दक्षिण भारत में विभक्त करती है। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, आप बात करो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में क्या करती, बांटती है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो वही कर्क रेखा का बात कर रहा है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, आप इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे मी से क्या हो गया मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से क्या हो गया गुजरात, है ना, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, है ना, और झार से क्या हो गया झारखंड, है ना, और छौ से क्या हो गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज आप याद कर सकते हो। तो कर्क रेखा जो है भारत को क्या करती है, दो भागों में बांटती है तथा क्या क्या होता है कि एक उत्तरी क्या होता है कि उत्तर भारत एक दक्षिणी विभक्त में विभक्त करती है, और कर्क रेखा जो है भारत के दक्षिणी को विभक्त करती है। और कर्क रेखा क्या है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और देख सकते हो ये जो है 8 राज्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात करेंगे अगर क्या देख सकते हो कि वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख कितना है, 32,87,273 किलोमीटर। आप इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी याद कर सकते हो लगभग में। लेकिन आपको अगर एक पूरा का पूरा 100% डाटा याद रखना तो कितना याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। कितना भाग है, 2.4% भाग है। भारत के क्या लिख सकता है, देख सकते हो कि भारत के इस क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर राज्य का, गौर कीजिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का इतना वर्ग कितना है आप देख सकते हो, 1,20,849 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र शामिल है जो पाकिस्तान और चीन ने गैर कानूनी रूप से अपना अधिकार रखा है। और साथ में ये जो 1 लाख कुछ ऐसा जो भाग है इसमें से, उसको हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान और चीन ने क्या किया, गैर कानूनी रूप से अपने हाथ में कब्जा करके रखा है। तो अगर आपको ये डाटा याद नहीं होगा तो आप 1.2 लाख जरूर लिख सकते हो कि 1.2 लाख ऐसा वर्ग भूमि है जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसपे अधिकार तो है लेकिन कानूनी रूप से वो उसको गैर कानूनी मानकर चीन और पाकिस्तान क्या कर रखा है, कब्जा करके रखा है। आगे देख सकते हो क्या है, जो पाकिस्तान चीन ने क्या कर रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना होगा। भारत का उत्तर दक्षिण क्या देख सकते हो कि भारत का उत्तर दक्षिण दिशाओं में अधिकतम विस्तार है। आप देख सकते हो उत्तर दक्षिण का बात क्यों, क्या समझिएगा गौर से, क्योंकि देखो अगर मैं भारत का मैप हुबहू मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इस तरह से अगर बनाऊं तो लगभग आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि भारत जो है वो आपको इस तरह से नीचे जो है फैला हुआ। तो उत्तर दक्षिण में क्यों, देखिए उत्तर में इधर हिमालय हो गया तो इधर आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा, है ना। उत्तर और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, इसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, उत्तर और किधर, उत्तर और दक्षिण की ओर आपको उत्तर दक्षिण में क्या मिलेगा, विस्तृत मिलेगा, अधिकतम विस्तार मिलेगा। और जो पूरा का पूरा विस्तार हो कितना है, 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व पश्चिम की बात करें कि अगर मैं दिशा इंडिकेट का मैं बात करूं तो देख सकते हो क्या हो गया आपका उत्तर, ये आपका क्या हो गया दक्षिण, ये आपका क्या होगा पूर्व और क्या होगा आपका पश्चिम। तो आपका क्या कहा है देख सकते हो, पहले कहा है कि उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण का मतलब क्या हो गया, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा क्या बोलते हैं उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि इस तरह का। तो उत्तर दक्षिण यानी कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है, 3214। और वहीं बात किया जाए पूर्व पश्चिम का, तो पूर्व पश्चिम का जो है वो 2900 यानी कि 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है कि आपको उत्तर दक्षिण कितना है आपका 3214, और साथ में क्या है कि आपकी जो पश्चिम पूर्व की जो दिशा है वो कितना है 2933, आपको याद रखना है।
बात करिए तो विस्तार के बात कर लिए। आप बात करते हैं पड़ोसी देश के बारे में। तो पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत का महत्वपूर्ण हिंद महासागर के कारण विशेष रूप बढ़ गया है, क्योंकि देखो हिंद महासागर की स्थिति से बहुत तरह का लाभ है भारत को, क्योंकि अगर किसी देश का केंद्रीय लाभ हो जाता है हिंद महासागर पे तो उससे आपको अनेक लाभ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो अनेक लाभ आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो विदेश की जो व्यापार है वो उसको अगर वो समुद्र पे जाता है तो समुद्र पे जाने पे कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना होगा, और उसके लिए भारत की जो केंद्र स्थिति है हिंद महासागर में, जिससे उनको बहुत तरह का क्या होता है, लाभ होता है। हिंद महासागर द्वारा भारत का संबंध पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया के प्रमुख देशों से रहा है ना। स्थानीय मार्गों द्वारा भारत का संबंध उत्तरी एशिया तथा एशिया के देशों से रहा है, और बाकी देशों के साथ तो रहा है, साथ में जो हमारी जल मार्ग है उससे भी बाकी देशों को क्या करते हैं हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। हिमालय के दर्रों व घाटियों से होकर भारत के बौद्ध भिक्षु तिब्बत, चीन, कोरिया तथा जापान देशों में गए थे। वहीं पश्चिम तथा उत्तर की ओर से अनेक आक्रमणकारियों भी स्थल मार्गों के अनुसार भारत आया था। यानी कि भारत की जो पूरी की पूरी रेखा देखोगे तो जो आप देख पाओगे कि जो आपकी जो समुद्री रेखा है, तो समुद्री मार्ग के से हम लोग क्या करते हैं कि एशिया का जो पूर्वी एशिया का भाग है और जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया उसको तो घेरते हैं, साथ में जो पश्चिमी एशिया है उसको भी क्या करते हैं हम लोग उस माध्यम से ले लेते हैं। साथ में अगर मैं स्थल मार्ग का बात करूं तो जो भी आप देखोगे कि भारत का जो संबंध है वो उत्तरी एशिया और एशिया के बाकी देशों से रहा है, और साथ में जो हिमालय के दरार हैं उन दरारों से होकर क्या करते हैं बौद्ध भिक्षु तिब्बत को गए हैं, चीन को गए हैं, कोरिया को गए और जापान को जाकर क्या किए, अपने आप को बहुत तरह से काम किए। और साथ में उत्तर में जो स्थल मार्ग है, जो उत्तर का जो पूरा का पूरा स्थल मार्ग है जिससे हम लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, उधर देखिए और आगे जा सकते हैं, तो उससे क्या हुआ अनेक आक्रमणकारी जो है वो भारत में आक्रमण के लिए घुसा है। आप बात करा देख सकते हो पूर्वी गोलार्ध की मध्य स्थिति 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है पूर्वी गोलार्ध की मध्य स्थिति क्या है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत से होकर गुजरती है, जबकि भारत की केंद्रीय मध्य रेखा 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति लगभग केंद्र है। क्या है लगभग क्या केंद्र है। दक्षिणी पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसके निम्नलिखित कारण है। देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अब उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति क्या हो गया सबसे मजबूत हो गया, और समुद्री मार्ग में इसकी केंद्र स्थिति है, और जब केंद्र स्थिति है तो उससे क्या होगा बहुत सारा कारण है और बहुत तरह का लाभ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कारण देख सकते हो क्या आपका कि दक्षिणी एशिया में भारत के स्थित हिंद महासागर के शीर्ष पर है तथा हिंद महासागर के साथ इस देश की तटीय सीमा लगभग देख सकते हो क्या है 6050 किलोमीटर है। यानी कि हम लोग हिंद महासागर के साथ 6050 किलोमीटर क्या करते हैं एरिया जो है वो बॉन्डिंग जो है आपको लोग शेयर करते हैं, तो इससे हमको लाभ होता है। क्या लाभ होता है जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे जहाज आते हैं, उससे हम लोग सीमा शुल्क ले सकते हैं और वगैरह वगैरह। अगला देख सकते हो क्या आपका कि दक्षिणी पूर्व एशिया के देश भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, जिनके व्यापारिक संबंध पश्चिमी देशों से समुद्री मार्ग के माध्यम से है। यह सभी समुद्री व्यापार मार्ग भारत से होकर गुजरता है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों के समुद्रिक व्यापार में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुएज नहर के निर्माण हो जाने से भारत को समुद्री स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से और अधिक क्या हो गया महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पहले तो स्थिति था उससे तो फायदा होता था, लेकिन जब सुएज नहर को खोला गया तो उससे भी बहुत ज्यादा क्या हो गया फायदा जो है होने लगा। बात करें अगले पॉइंट पे। पॉइंट क्या देख सकते हो आप कि दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के अधिकांश देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रखते हैं। भारत दक्षिणी एशिया के कृषि प्रधान देशों तथा पश्चिमी के औद्योगिक देशों के बीच मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का क्या करता है कार्य करता है, क्योंकि देखोगे कि एशिया का जितने भी देश है वो लगभग क्या करते हैं कृषि प्रधान है, और पश्चिमी देश यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन ये सब हो गया आपका, तो वो जो सारे के सारे देश है वो लोग क्या करते हैं औद्योगिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उद्योग को चढ़ाने के लिए प्राथमिक उत्पादक क्रियाओं की जरूरत होती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं की जरूरत होती है। तो चूंकि प्राथमिक क्रिया का जो सबसे ज्यादा अच्छा जो उदाहरण है वो कृषि है, और कृषि का कार्य एशिया के लोग करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है पश्चिमी देशों के साथ उनका संबंध जो है इस कृषि के कारण अच्छा बना होता है। अगर देख सकते हो भारत विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय
वायु मार्ग पर स्थित है। और साथ में भारत क्या है कि विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों से भारत के व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध क्या हुए, विकसित हुए। सिंपल सा बात है, अगर आपको मेरे देश के होकर आपको उड़ना अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे देश पे आपको लैंड करना होगा, हमारे देश के साथ आपको वायु मार्ग का संबंध बनाना पड़ेगा, तभी ना आपको जाने देंगे। और नहीं जाने दोगे तो फिर आपको रास्ता बंद, सीधा सा बात है, आपको उड़ने नहीं दिया जाएगा। आगे देख सकते हो क्या आपका, यही नहीं विश्व के संदर्भ में भी भारत की अवस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य में हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर अवस्थित है। यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर जाती है। यानी कि विश्व का कोई भी ऐसा व्यापारिक मार्ग नहीं है जो भारत से होकर ना जाए। पश्चिम में सुएज नहर तथा पूर्व में मैं देख सकते हो मलक्का जल डमरू, क्या है, मलस्का होगा, मलक्का नहीं होगा, क्या होगा, मलस्का होगा। मलस्का जल डमरू मध्य से आने वाले सभी जलपोतों को भारत में होकर गुजरना होता है। और जब ये भारत में होकर गुजरेगा तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्रीज से बात करेंगे। तो क्या है कि क्या देख सकते हो क्या आपका यहाँ पे उत्तर दिया है ना, तो उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में दलदलीय कच्छ रण है ना, राजस्थान के विशाल रेगिस्तान व पंजाब के उपजाऊ मैदानों से घिरे भारत में स्थलीय तथा जलीय मार्ग दोनों प्रकार की सीमाएं पाई जाती है। क्योंकि अगर भारत का मेजर पॉइंट देखोगे तो ऊपर जो साइड है, ये जो आपका उत्तरी जो गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध में आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, आपको इधर दलदली इलाका देखने के लिए मिलेगा राजस्थान का, साथ में उपजाऊ इलाका देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो उससे, और साथ में जो समुद्री मार्ग के इलाका है जो दक्षिणी भाग है, उससे पूरा का पूरा भारत क्या घिरा हुआ है। देख सकते हो क्या आपका और उपजाऊ घिरा हुआ है ना। भारत में स्थल तथा जलमार्ग दोनों प्रकार की सीमाएं जो है मिलती है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि क्या है कि भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की समुद्री सीमाओं की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल की जो सीमाएं हैं, यानी कि जो देश का जो पूरा का पूरा जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, उस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया में जो बाउंड्री जो साझा करती है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो कितना, यानी कि 15,200। और जबकि मैं तटीय सीमा का बात करूं कितना है, 6,100 किलोमीटर है। समुद्री द्वीपों की तटीय सीमाओं को सम्मिलित करते हुए समुद्री सीमाओं की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 7,516। यानी कि अगर लक्षद्वीप की सीमाओं को, लक्षद्वीप के सभी सीमाओं को और अरब द्वीप की जो अरब क्या मैं बोलूंगा जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो समूह, अगर दोनों की जो बाउंड्री लाइन को अगर जोड़ दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर होता है, और उसको अगर हटा दिया जाए तो 6,100 किलोमीटर होता है। आपको क्या करना है, याद रखना है। और इस तरह से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। आगे देख सकते हो क्या आपका कि भारत के सीमांतर जल क्षेत्र, यानी कि भारत के अंदर जो जल क्षेत्र है ना, का विस्तार सागरीय तट से 12 समुद्री मील तक है। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूंगा समुद्र के एरिया का नीचे वाला, तो यहाँ से आप अपने तटीय रेखा से आप 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील तक जाओगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है समुद्र का वो आपका होता है। और चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आता है या प्रायद्वीप समूह जो आता है वो 12 समुद्री मील के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या है, हमारे भूभाग के भाग है। एक बात आपको याद रखना है। आगे देख सकते हो क्या है कि 12 समुद्री मील है। भारत के उत्तरी भाग में महान हिमालय पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर है। और ये क्या करता है, हम लोग का बाउंड्री जो साझा करता है। याद कीजिए, उत्तर में क्या हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, पश्चिम में क्या हो गया अरब सागर है ना, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आपका क्या हो गया हिंद महासागर। आपको याद रखना। देखिए गौर कीजिएगा, अगर बात करूं इधर तो इधर आपका क्या हो गया, इधर हिमालय, ग्रेट हिमालय है ना। अगर बात करूं इधर में पश्चिम में क्या बोलते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका क्या हो गया हिंद महासागर, इधर पूर्व में क्या हो गया बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपका क्या हो गया अरब सागर। आपको क्या करना है, याद रखना है। अरब सागर क्या है स्थित है। भारत को सीमाओं के संदर्भ में प्रोफेसर चिलोस्तम लिखते हैं कि विश्व में केवल बर्मा को छोड़कर अन्य देश ऐसा नहीं है जिसको प्रकृति ने इतने अच्छे तरह से परिचित किया हो जो जितना भारतीय महाद्वीप को। तो केवल बर्मा क्या है अपवाद है, बाकी सबको जिस तरह से भारत ने सींचा है, भारत को बनाया है प्रकृति ने, बाकी को क्या क्या नहीं बनाया, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देख सकते हो क्या कहा है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है।
कि क्या होगा, देखिएगा 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगता है और कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने 8 राज्य है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा बोलेंगे, तथा बांग्लादेश है। जबकि हिंद महासागर में स्थित हमारे पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका और मालदीव। आपको याद रखना है श्रीलंका और मालदीव क्या है, हमारे पड़ोसी द्वीप है। और जो ये तो क्या है, स्थलीय मार्ग से जलीय मार्ग से सटा हुआ क्या है, श्रीलंका और ये, और आपका स्थलीय मार्ग से कितना 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बर्मा और क्या है, बांग्लादेश। जबकि हिंद महासागर में स्थित हमारे पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका और मालदीव है। देख सकते हो क्या कि भारत तथा श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य है। श्रीलंका तथा मालदीव के बाद इंडोनेशिया हमारा तीसरा निकटतम क्या है, इंडोनेशिया क्या है, तीसरा निकटतम समुद्री देश है ना। ग्रेट चैनल या महान चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को भारत के ग्रेट द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। गौर कीजिएगा कि जो ये ग्रेट चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं महान चैनल जिसको बोलेंगे, या जो ग्रेट चैनल है उसको जो इंडोनेशिया का चैनल से अलग कौन करता है, तो सुमात्रा द्वीप जो क्या करता है, अलग करने का काम करता है। अगर देख सकते हो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से लगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कृत्रिम है, जबकि शेष 6 राष्ट्रों से लगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं प्राकृतिक है। देख सकते हो क्या है कि भारत तथा बांग्लादेश से लगी जो भारत की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय और कृत्रिम है, क्योंकि उसको बनाया गया। क्योंकि देखो पहली बात क्या है कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो कृत्रिम हो गया, क्योंकि उसको सीमा को बनाया गया, बाउंड्री को बनाया गया। और चूंकि आपका क्या देखोगे तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से पश्चिमी बंगाल जो बांग्लादेश अलग हुआ तो पश्चिम बांग्लादेश जो है आपका, या पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में आके मिला, तो वो क्या कृत्रिम है। बाकी जितने भी जो 6 के 6 जो आप देखोगे वो क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या प्रकृति पहले से मौजूद है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, और सबसे छोटा जो बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। जबकि सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग किसके साथ तय करते हैं, बांग्लादेश के साथ, ना कि गौर कीजिएगा पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो यहां से क्या देखने को मिला, टोटल 7 जो है हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। और उस पड़ोसी देश में जो 2 है हमारे वो क्या है आपके, एक तो श्रीलंका और मालदीव क्या है हमारे समुद्र से सटे हुए पड़ोसी देश है। और उसके बाद अगर देखोगे तो सबसे जो अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो तय करता है, जो हम लोग शेयर करते हो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो करते हो किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ हम लोग करते हैं। आगे देख सकते हो क्या आपका कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भाग में स्थित इंदिरा कौल क्या है, इंदिरा कौल भारत के उत्तरी छोर पर स्थित ऐसा भाग है जहां भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन से मिलती है। गौर कीजिएगा कि भारत की एक ऐसी स्थल सीमा है या ऐसी स्थल है, किसको बोलेंगे, इंदिरा कौल। गौर कीजिएगा दक्षिणी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट, और जो उत्तरी बिंदु इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा कौल। और ये जो इंदिरा कौल है ये 3 देशों से मिलती है, क्या क्या, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से क्या करती है, मिलती है। अगर तो भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों है, जिनका विवरण का बात करेंगे कि जो स्थल सीमा प्राकृतिक और क्या है आपकी दोनों पाई गई है। बात कर आगे, तो भारत की पहले बात करेंगे उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा के बारे में वर्णन करते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देश से मिलती है। इस सीमा का अधिकांश भाग हिमालय पर्वत के साथ साथ चलता है, क्या हिमालय पर्वत के साथ साथ पूरा का पूरा एरिया चलता है। यह प्राकृतिक सीमा है जो नदी तथा पर्वत शिखरों द्वारा निर्धारित होती है। जो उत्तरी सीमा है वो नदी और पर्वतों के द्वारा क्या करता है, निर्धारित किया जाता है। इस सीमा रेखा का पूर्व भाग भूटान, जो पूर्व भाग है वो भूटान से बर्मा की सीमा तक, बर्मा की सीमा में देख सकते हो क्या, अरुणाचल प्रदेश में है ना, मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो जो उत्तरी जो पूरा का पूरा जो उत्तरी जो हमारी क्या है बॉर्डर है वो पूरा का पूरा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, जिसमें अगर आप देखोगे तो पहाड़ और नदियों का के जो सीमा है उससे निर्धारित किया गया है। और इसमें जो देखा जाए कि जो एकदम पूर्वी जो भाग है, तो पूर्वी भाग में आपको अरुणाचल प्रदेश में एक आपको रेखा मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा के रूप से जाना जाता है। भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाले मैकमोहन रेखा लगभग 1140 किलोमीटर लंबा है। गौर कीजिएगा, पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों को अलग करती है, तो भारत और चीन को अलग करता है, जिसका पूरा का पूरा बाउंड्री कितना है, 11,040 किलोमीटर लंबा है ना। आगे देख सकते हो महान हिमालय के शिखर से गुजरने वाली जल विभाजक रेखा के साथ क्या करती है, चलती जाती है। यानी कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी जो बहा है उसके साथ क्या करता है कि ये पूरा का पूरा चलता जाता है। आगे देख सकते हो क्या है, अब बात करेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी, भारत की उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी सीमा का बात करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा आपका उत्तर, ये हो गया पश्चिम।
तो उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी सीमा के बारे में, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पश्चिमी सीमा के हम लोग के बारे में बात करेंगे। यानी कि आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा जो इधर है, आप देखोगे तो आपका हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पश्चिम आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या कहा देख सकते हो, भारत की उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है। इस सीमा का अधिकांश भाग स्थलीय एवं कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ पे रेड क्लिफ होता है और वहां से बनाया गया, आपको पता होगा, है ना। यह सीमा कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर, कहां से खाड़ी शुरू होता है, कच्छ की खाड़ी से होकर राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर तथा गंगानगर क्षेत्र से होते हुए पंजाब व जम्मू कश्मीर राज्य तक चलती गई है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा जो पश्चिमी जो सीमा है वो कहाँ से शुरू होता है, तो भाई कच्छ के रण से शुरू होता है ना, गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होता है वहां पे, और कच्छ के रण से शुरू होकर बीकानेर, राजस्थान, जैसलमेर, गंगापुर से होते हुए आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर तक यह रेखा जो चलती है। अगर देख सकते हो यह रेखाएं रेड क्लिफ रेखाएं कहा जाता है। क्या रेखाएं कहा जाती है, रेड क्लिफ रेखाएं कही जाती है। तथा भारत की पड़ोसी देश से लगने वाली इन सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 1120, और हम लोगों ने देखा था जो मैकमोहन वो कितना है, 1140, और रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई वो कितना है, 1120। आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बात करेंगे तो आगे देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, आगे देख सकते हो क्या है, आगे है आपका, इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य भारत तथा पाकिस्तान के मध्य क्या करता है, 788 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, क्या करता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, तथा सियाचिन क्षेत्र का 150 किलोमीटर लंबाई की वास्तविक स्थल रेखा, है ना, स्थल रेखा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, देख सकते हो क्या है, AGPL, ठीक है ना, की वास्तविक रेखा जो है आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान 788 किलोमीटर, और वही बात किया जाए सियाचिन जो क्षेत्र है हमारा, उससे कितना हो गया 150 किलोमीटर का जो एरिया है वो वास्तविक रूप से हमको देखने के लिए मिलता है। ये तो हम लोगों ने बात किया। बात करते हैं आगे क्या है, पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा। तो भारत की पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलता है। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य की लंबाई 4000 कितना है, देख सकते हो, भारत और बांग्लादेश के मध्य की लंबाई बात किया है 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कृत्रिम है, तथा इसके देख सकते हो क्या है, इसके सीमांत माने सीमा के लास्ट पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य स्थित है। गौर कीजिएगा इस लाइन को कि भारत तथा बांग्लादेश के मध्य की जो बाउंड्री जो शहर रेखा है वो कितना 4096, ठीक है। और वहीं बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कृत्रिम उसको बनाया गया, क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल जो है इंक्लूडेड है, तो वो रेखा जो है बाद में खींची गई है ना। और वहीं पे बात किया जाए, देख सकते हो क्या है कि भारत तथा क्या देख सकते हो, और वहीं बात किया जाए इसकी जो लास्ट पॉइंट है, तो पश्चिम में आपको बंगाल मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, असम मिलेगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत तथा बर्मा के मध्य सीमा का निर्धारण, है ना, देख सकते हो कि भारत और बर्मा के बीच में जो सीमा का निर्धारण वो कौन करता है, तो अराकाना क्या है, अराकान सीमा क्या है, अराकान सीमा पर्वत श्रेणी करता है। इस कारण यह सीमा भारत की प्राकृतिक सीमा है, वहां पे एक पर्वत श्रेणी है, जिस तरह हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी क्या करता है, चीन को और भारत को अलग करता है, उसी तरह से एक आप देख सकते हो क्या अराकानीसीमा पर्वत श्रृंखला है जो क्या करता है, बर्मा को और भारत को क्या करता है, अलग करता है। इस कारण यह क्या प्राकृतिक सीमा है। इसके सीमांत माने सीमा के लास्ट पर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो आपको सीमा पर्वत है जो मिजोरम बर्मा को जो अलग करता है, वहीं पे जो सटा हुआ हमारा राज्य आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है आपको देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। बात कर आगे क्या देख सकते हो क्या आपका है भारत की तटीय सीमा। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण के शीर्ष व अरब सागर से होते हुए कच्छ की खाड़ी तक विस्तृत है। आप देखोगे जो तटीय सीमा है भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय जो सीमा है, यानी कि पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी से लेकर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी, पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी, इधर आपको हिंद महासागर से लेकर यहाँ गुजरात का जो कच्छ के रण है तहाँ तक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको समुद्री तट रेखा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर देख सकते हो पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका क्या करता है, अलग करता है। श्रीलंका को अलग करती है कौन कौन, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी क्या करती है, श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित कम से कम दूरी, है ना, देख सकते हो क्या है, आदिम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राम सेतु से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार हो सकते हैं। लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है भारत से श्रीलंका को देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको क्या करना है, अच्छे से आपको देखना है और अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो
अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है आपका, दूसरा नंबर का आपका प्रश्न है। प्रश्न पे बात करेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आप देख सकते हो, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे।